तो चलिए स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी के बारे में कि ऑलरेडी किस तरह से पास्ट और फ्यूचर टेंस के साथ इंटरेक्ट करता है। उसमें मैंने बताया था कि ऑलरेडी जिस क्लोज में लगा होता है उस क्लोज को परफेक्ट स्टेट में ले जाता है। ऐसा क्यों होता है हम बात कर चुके हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ओवरऑल टाइम कंजंक्शंस के बारे में। टाइम कंजंक्शन क्या होते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, क्या इनका सेंटेंस में रोल होता है, ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर को किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये सब हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके बाद हमारा मेन फोकस रहेगा व्हेन और व्हाइल पर। आने वाले लेक्चर्स में हम टाइम कंजंक्शन के बारे में ही सीखने वाले हैं। देखिए टाइम कंजंक्शन जो होते हैं वो सेंटेंस के टेंस को काफी हद तक प्रभावित करते हैं, क्योंकि टाइम कंजंक्शन रेफरेंस देते हैं टाइम का, और वर्ब के टाइम को रिफर करने के लिए ही हम टेंसेस में चेंजेस लाते हैं। तो सीधा सीधा टाइम कंजंक्शन का इफेक्ट पड़ता है वर्ब के टेंस पर। आइए ये सब समझने के लिए मैं ले चलता हूं आपको बोर्ड पर। सबसे पहले मैं आपको टाइम कंजंक्शन के बारे में बता देता हूं कि टाइम कंजंक्शन क्या होते हैं और कितने होते हैं। देखिए कंजंक्शन वर्ड से ये क्लियर है कि जोड़ने का काम करेगा। अब जो टाइम कंजंक्शंस होते हैं वो ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो टाइम का रेफरेंस देते हैं। टाइम का रेफरेंस देने वाले कंजंक्शंस को ही टाइम कंजंक्शन कहा जाता है। ये तो इनके नेम से ही क्लियर है। एक्चुअली में ये जोड़ते हैं दो क्लोजेस को जोड़ने का ये काम करते हैं। चूंकि कंजंक्शन है तो ये तो क्लियर है कि दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करेंगे। अब टाइम कंजंक्शन इंडिकेट करते हैं। अगर मुझसे कोई कहे कि सर इसकी एक डेफिनेशन एक दो लाइनों में लिखवा दो कि ये क्या होते हैं, हम नोट्स बना लेंगे, तो मैं इस तरह से लिखवाता हूं। टाइम कंजंक्शन इंडिकेट्स टाइम रिलेशनशिप बिटवीन क्लोजेस। तो जिन दो क्लोजेस को जोड़ा जा रहा है टाइम कंजंक्शन के द्वारा, वो कोई भी कंजंक्शन हो, ये आपकी क्लोज 1 हो सकती है, ये हो सकती है क्लोज 2। तो जिन दो क्लोजेस को जोड़ा जा रहा है टाइम कंजंक्शन के द्वारा, उन दो क्लोजेस के टाइम रिलेशनशिप को बताते हैं टाइम कंजंक्शन। टाइम रिलेशनशिप से मतलब है कौन सी क्लोज पहले हुई है, कौन सी बाद में हुई है, ये वाली बाद में हुई है या ये वाली पहले हुई है, या दोनों एक साथ हुई है, या इसके होने के बाद ये हुई है। इस तरह के रिलेशनशिप को बताते हैं टाइम कंजंक्शन। इसीलिए शायद इनको टाइम कंजंक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये टाइम का रेफरेंस देते हैं। अच्छा ये हो गई बेसिक चीजें। अच्छा मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूं भाई, टाइम रिलेशनशिप बिटवीन क्लोजेस को मैं इस तरह से भी कह सकता हूं कि क्रोनोलॉजी को बताते हैं। क्रोनोलॉजी का मतलब है सीक्वेंस ऑफ टाइम। आपको अगर कहीं पर ये लिखा हुआ मिले तो भी आप कंफ्यूज ना हो। टाइम कंजंक्शन क्रोनोलॉजी बताते हैं किसकी, वर्ब्स की। भाई दो क्लोजेस में दो वर्ब होंगी ना, इस क्लोज में एक या दो वर्ब हो सकती हैं, इस क्लोजेस में एक या दो वर्ब हो सकती हैं। तो इन वर्ब्स के क्रोनोलॉजी को बताता है या इनके सीक्वेंस को बताता है टाइम में, कि कौन सी पहले होगी कौन सी बाद में, या दोनों एक साथ होंगी। इस तरह की इंफॉर्मेशन टाइम कंजंक्शन देते हैं। ये इनका बेसिक फंक्शन है। कौन कौन से हो सकते हैं टाइम कंजंक्शन, मैं यहां पर लिखवा देता हूं। मेन मैं यहां पर लिखवा देता हूं। जैसे बिफोर, ये जो बिफोर और आफ्टर है ये प्रीपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है, लेकिन हमारा फोकस है इनके कंजंक्शन वाले फंक्शन पर, कंजंक्शन वाले पार्ट ऑफ स्पीच पर। इनके बारे में हम काफी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। एक होता है सिंस। सिंस देखो प्रीपोजिशन भी है, प्रीपोजिशन जब होता है तब भी ये टाइम का ही रेफरेंस देता है, रीजन के बारे में बताता है, कंजंक्शन होता है तो। लेकिन यहां पर हम इसका फंक्शन देखेंगे एज ए टाइम कंजंक्शन। इसी तरह से एज हो सकता है एक, एज भी टाइम कंजंक्शन की तरह काम कर जाता है। एज सून एज भी कंजंक्शन ही है। एक होता है अंटिल, अंटिल भी कंजंक्शन की तरह काम करता है, टाइम का रेफरेंस देता है ये भी। व्हेन और व्हाइल, मेनली आने वाला फोकस हमारा, वैसे तो सारे कंजंक्शन पर रहेगा, आने वाले एक दो लेक्चर में हम व्हेन और व्हाइल के बीच की रिलेशनशिप को समझेंगे कि व्हेन क्या होता है,
किस तरह से काम करता है, while क्या होता है, while किस तरह से काम करता है, और when और while में दोनों में क्या डिफरेंस है, किस सिचुएशन में हम कौन सा वाला प्रीफर करते हैं। अगर ऑप्शन में when और while दोनों एक साथ लिखे हुए आ जाए तो कौन सी सिचुएशन में हम कौन सा वाला चूज करेंगे। whenever एक कंजंक्शन होता है, whenever भी एक कंजंक्शन है, टाइम कंजंक्शन है। whenever, बाई, देखो बाई प्रीपोजिशन है लेकिन एक कंजंक्शन की तरह भी काम करता है, स्पेशली टाइम कंजंक्शन की तरह। अब ये किस तरह से काम करते हैं, क्या सेंटेंस का मीनिंग निकल के आता है, किस तरह से टाइम का रेफरेंस देते हैं। टाइम का रेफरेंस सब देते हैं लेकिन किस तरह से देते हैं, पहले का बताएंगे, बाद का बताएंगे, या एक ही पॉइंट पर साइमल्टेनियस एक्शंस को बताएंगे। इस तरह की चीजों को जानने समझने के लिए हमें एग्जाम्पल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपने अगर इसको समझ लिया तो हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल पर। तो बिफोर और आफ्टर के बारे में हम पिछले 2-3 लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। उसमें अगर और कोई रिक्वायरमेंट होगी, मुझे लगेगा कि उसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, तो मैं सही समय पर आपको दे दूंगा। आज हमारा फोकस रहने वाला है व्हेन और व्हाइल पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं व्हेन वर्सेस व्हाइल पर। पहले मैं व्हेन के बारे में आपको बताऊंगा कि व्हेन क्या है, किस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर को प्रभावित करेगा। हम वर्ब के टेंस को व्हेन के साथ, जब व्हेन टाइम को रिफर करेगा तो हम वर्ब के टेंस को या वर्ब की स्टेट को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर मैं व्हाइल के बारे में बताऊंगा, फिर मैं दोनों को कंपैरिजन भी आपको करके दिखाऊंगा कि किस सिचुएशन में हम कौन सा वाला प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो व्हेन के बारे में अगर कोई मुझसे पूछे कि सर व्हेन को डिफाइन कर दो या व्हेन के फंक्शन को डिफाइन कर दो कि व्हेन करता क्या है, कुछ लिखवा दो ताकि हम नोट्स बना सके, तो मैं यहां से शुरू करता हूं। मैं कहता हूं देखो व्हेन एडवर्ब भी है लेकिन हमारा फोकस है इसके कंजंक्शन वाले फंक्शन पर। और जब व्हेन कंजंक्शन होता है तो ये रिफर करता है, रिफर्स टू द टाइम एट विच समथिंग हैपन्स और हैपन। व्हेन उस टाइम को रिफर करता है जिस टाइम पर कुछ हुआ हो या कुछ होगा। ठीक है, हैपन्स का मतलब फ्यूचर में कुछ होगा, हैपन का मतलब पास्ट में कुछ हुआ हो। तो व्हेन रिफर करता है एक ऐसे टाइम को कि जहां पर कुछ हुआ हो या कुछ होगा, या फिर किसी ने कुछ किया हो। भाई जरूरी थोड़ी है कुछ अपने आप हो, किसी ने कुछ किया हो। या रिफर्स टू द टाइम, यहां से इसको ले लो, रिफर्स टू द टाइम एट विच समवन डिड और डज समथिंग। ऐसा पॉइंट, टाइम का ऐसा पॉइंट जहां पर किसी ने कुछ किया हो या कोई कुछ करेगा। ये इसकी डेफिनेशन होगी। यानी कि व्हेन बताता है एक ऐसे टाइम को जिस टाइम पर कुछ हुआ हो या कुछ होगा, या किसी ने कुछ किया हो या कोई कुछ करेगा, उस टाइम का रेफरेंस देता है व्हेन, उस पॉइंट के बारे में बताता है। अगर इसको और ब्रॉड करना हो, अगर इस डेफिनेशन को जो मैंने यहां पर लिखा है इसको और ज्यादा ब्रॉड करना हो, तो मैं स्टूडेंट्स को इस तरह से लिखवा देता हूं। अगर व्हेन के इस डेफिनेशन को या व्हेन के फंक्शन के इस डेफिनेशन को और ब्रॉड समझना हो, और विस्तार से समझना हो, तो मैं लिखवा देता हूं व्हेन रिफर्स टू द टाइम at which a verb takes or took place। कोई भी ऐसा टाइम जिस टाइम पर कोई वर्ब एग्जिस्टेंस में रही हो, कोई एग्जिस्टेंस में हो गई हो, पास्ट में या फ्यूचर में किसी उस पॉइंट पर एग्जिस्टेंस में रहेगी, उस टाइम को रिफर करता है व्हेन। ये थोड़ी ब्रॉड हो गई क्योंकि हमने वर्ब लिख दिया, वर्ब में हैपनिंग नेचर की भी आ गई, डूइंग नेचर की भी आ गई, स्टेटिंग नेचर की भी आ गई, बीइंग नेचर की भी आ गई, सभी नेचर की वर्ब आ गई वर्ब लिखने से। ये हो गया व्हेन को डिफाइन करना, व्हेन के फंक्शन को डिफाइन करना।
एक चीज मैं और यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूं, ये छोटे छोटे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाला हूं और आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सॉलिड तरीके से 100% प्रिपेयर करने वाला हूं। कहने का मतलब यह है कि व्हेन से मैंने क्या कहा कि व्हेन टाइम को रिफर करता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइम होता है, यहां लिख देता हूं इस बॉक्स में, इस पे ट्रायंगल में ध्यान देना, जो भी है टाइम जो होता है, टाइम को मेजर किया जाता है दो तरीके से। टाइम को दो तरीके से मेजर किया जाता है, या जब हम टाइम का रेफरेंस देते हैं तो दो तरीके का रेफरेंस दे सकते हैं। एक तो हम बता सकते हैं पॉइंट, जैसे मैं कहूं 6 बजे, 6 PM मैंने लिखा, तो 6 PM का मतलब क्या है? 6 PM का मतलब है 6:0:0 तो ये क्या हो गया? एक पॉइंट हो गया। टाइम को मेजर किया जा सकता है या रिफर किया जा सकता है ड्यूरेशन में भी। हम उसको ड्यूरेशन में भी तो बता सकते हैं। हम यहां पर लिख सकते हैं 6 घंटे, तो 6 घंटे क्या हुई? ड्यूरेशन हुई। जब आप टाइम को रिफर करते हैं या टाइम किसी को बताते हैं या किसी से सुनते हैं या टाइम को मेजर करते हैं, तो आप इन्हीं दो तरीकों से तो मेजर करते हैं। या तो आप पॉइंट बताते हैं जरूरत के अनुसार, या फिर ड्यूरेशन बताते हैं। ड्यूरेशन का मतलब हो गया 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। पॉइंट का मतलब कोई एक पॉइंट हो गया सेकंड का। 6:0:0 ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, पॉइंट आप किसी भी चीज को कंसीडर कर सकते हैं। एक साल को भी अगर आप नंबर लाइन पर दिखाएं, ये 2021, ये 2022, ये 2023, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने अपनी जरूरत के हिसाब से स्मॉलेस्ट यूनिट किसको माना हुआ है। अगर आपने एक साल को स्मॉलेस्ट यूनिट माना हुआ है तो आपके लिए एक साल पॉइंट हो गया। ये 2023, ये 22 हो गया, 21 हो गया। इसी तरह से तो करेंगे। ठीक है, टाइम को मेजर किया जा सकता है इन दो तरीके से। व्हेन इन दोनों को ही कवर कर लेता है, यानी कि व्हेन पॉइंट को भी रिफर कर देता है, ड्यूरेशन को भी रिफर कर देता है। इन दोनों ही मेजरमेंट को, इन दोनों ही रेफरेंस को कवर कर लेता है व्हेन। इसलिए व्हेन को मैं थोड़ा सा ब्रॉड समझता हूं कि पॉइंट के बारे में बताना हो तो भी व्हेन लगा दो, ड्यूरेशन के बारे में बताना है तो भी व्हेन लगा सकते हैं। अब इन चीजों को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। अभी आप थोड़ा बेसिक बेसिक जो है अपना खाका तैयार कर लीजिए कि हाँ, ये चीजें हमारे सामने चलने वाली हैं। वाइल, वाइल के बारे में थोड़ा बताने के लिए मुझे यहाँ पे जगह चाहिए, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो, जिस तरह से मैंने बताया कि व्हेन दोनों ही तरह के टाइम रेफरेंस को कवर कर लेता है, लेकिन व्हाइल रिफर करता है, रिफर्स टू द ड्यूरेशन इन विच, अब वाव ब्रॉड डेफिनेशन लिख रहे हैं। व्हाइल उस ड्यूरेशन को रिफर करता है जिस ड्यूरेशन में कुछ हुआ हो या कोई कुछ करेगा, या किसी ने कुछ किया हो या कुछ होगा। इन चारों चीजों को, या फिर सीधे ब्रॉडली आप समझ लो कि व्हाइल रिफर्स टू द ड्यूरेशन इन विच अ वर्ब टेक्स और टुक प्लेस। इसको प्रेजेंट में समझ लेना, फ्यूचर के टाइम को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अभी अभी थोड़ी देर में आपको एग्जांपल्स के द्वारा पता लगेगा। तो व्हाइल केवल ड्यूरेशन को रिफर करता है, व्हेन पॉइंट और ड्यूरेशन दोनों को कवर कर लेता है। एक तो डिफरेंस ये हो गया। अब इन्हीं सारे डिफरेंसेस को समझने के लिए या इसी डिफरेंस को समझने के लिए हम एग्जांपल्स पर जाएंगे। उससे पहले हम व्हेन के फंक्शन को एग्जांपल्स के द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। वो चीजें समझ लेते हैं जिसको आपके रूल रेगुलेशन कवर नहीं कर पाते, जो केवल अंडरस्टैंडिंग का काम है, बेसिक ऑब्जर्वेशन का काम है, जो मैं अपनी लेबोरेटरी में बैठ के करता रहता हूं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। हम चलते हैं हमारे अगले एग्जांपल्स पर। तो व्हेन के फंक्शन को समझने के लिए पहले मैंने एक बेसिक सा सेंटेंस लिखा, आई गॉट हैप्पी व्हेन शी अराइव्ड। ये हमारी हो गई टाइमलाइन।
ये चलो ठीक है, पहले मैं सेंटेंस को इंटरप्रेट कर देता हूं थोड़ा सा। ये हो गया प्रोनाउन और ये हुआ आपका सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में लिखा है, सेंटेंस के शुरुआत में है, सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट आ सकते हैं। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये मेन वर्ब ही, लेकिन लिंकिंग नेचर की वर्ब है। लिंकिंग नेचर की वर्ब क्या होती है, लेक्चर पढ़ा हुआ है, देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। लिंकिंग वर्ब है, अब लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ये होता किसका है, इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। यहां पर कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है। व्हेन लगा है कंजंक्शन टाइम को रिफर करने के लिए, और इसको जो है ग्रामेरियन अलग अलग नाम से कह देते हैं। वो इसको कह देते हैं कि जब व्हेन टाइम कंजंक्शन है तो इसको कह दो टाइम क्लोज। वही व्हेन ने क्या किया है, व्हेन हमने लगाया क्यों है, सेंटेंस यहां तक पूरा था लेकिन हमने व्हेन को लगाया है इस क्लोज को जोड़ने के लिए। व्हेन को इस क्लोज को जोड़ने के लिए लगाया है, यानी कि जब हमें इस क्लोज को जोड़ना पड़ा तो हमें व्हेन की जरूरत पड़ी लगाने के लिए। व्हेन को लगाया हमने इस क्लोज को जोड़ने के लिए। व्हेन है टाइम कंजंक्शन, तो ये भी टाइम को ही रिफर करेगी। देखो व्हेन टाइम का रेफरेंस तो देता है, लेकिन किस टाइम का रेफरेंस देता है वो इंफॉर्मेशन तो यही क्लोज लिए हुए है। किस टाइम को रिफर किया गया है ये तो ये क्लोज ही बताएगी। तो इस क्लोज को कह देते हैं वो टाइम क्लोज, क्योंकि यही बताएगी कि किस टाइम को रिफर किया जा रहा है, टाइम क्लोज। या फिर वो कह देते हैं इसको एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज, या एडवर्ब ऑफ टाइम कह देते हैं, या एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज, कुछ भी कह देते हैं वो। और सारी बातें सही हैं, सारी बातें लॉजिकल हैं। भाई एडवर्ब टाइम किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि देखो एडवर्ब इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वर्ब के बारे में बता रही है कि ये वाली जो वर्ब है कब एग्जिस्टेंस में रही, कब एग्जिस्टेंस में थी। और चूंकि वर्ब का टाइम बता रही है तो इसलिए इसको कहा जा रहा है एडवर्ब टाइम। क्लोज लगाना इसके सामने ज्यादा सही रहेगा। एडवर्ब टाइम क्लोज कह दिया, इसको वो एडवर्बियल क्लोज भी कह देते हैं। जो अच्छे ग्रामेरियन होते हैं वो एडवर्बियल क्लोज भी कह देते हैं। एडवर्बियल क्लोज का मतलब भी वही हो गया कि एक ऐसी क्लोज है जो कि एडवर्ब के फंक्शन में है, एडवर्ब के पार्ट ऑफ स्पीच में है। तो इसको कुछ भी कह लो, काम ये यही कर रही है कि ये इस वाली वर्ब का, मेन क्लोज वाली वर्ब का टाइम बता रही है, टाइम को रिफर कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं हमारी टाइमलाइन पर। ये हुआ वो टाइम जब मैंने सेंटेंस को लिखा या रिपोर्ट किया या किसी से कहा, किसी को बोला। यही टाइम बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट का टाइम माना जाता है। इसके आगे पीछे सारा पास्ट और फ्यूचर है। अब देखो व्हेन शी अराइव्ड, इस क्लोज को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये लगी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर लगी है तो इसका मतलब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट वाला एक्शन तो पास्ट में कहीं पे हुआ होगा, कंसीडर कर लेते हैं कि यहां हुआ होगा। चलो ठीक है, आपकी बात सुन लेते हैं, मान लेते हैं कि यहां हुआ होगा। ये हमें नहीं पता कहां हुआ होगा, लेकिन जब भी ये हुआ होगा तभी की बात हो रही है। ठीक है, ये वो पॉइंट होगा व्हेन शी अराइव्ड। पास्ट इंडेफिनिट की क्लोज पास्ट के एक पॉइंट को रिफर करती है कि पास्ट का ये पॉइंट है यहां पर, व्हेन शी अराइव्ड। ये वो पॉइंट है व्हेन शी अराइव्ड। इस पॉइंट पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर हुआ आई गॉट हैप्पी। इतनी इंफॉर्मेशन देती है व्हेन क्लोज की, व्हेन क्लोज बताती है उस पॉइंट के बारे में जिस पॉइंट पर किसी दूसरी वर्ब की एग्जिस्टेंस रही हो, हुई होगी, या फ्यूचर के बारे में बता देती है। उस सिनेरियो पे भी बात करेंगे। तो इतना हो गया बेसिक फंक्शन व्हेन का। व्हेन को और फर्दर ऑब्जर्व करने के लिए, गहराई से डिटेल में ऑब्जर्व करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरे अगले एग्जाम्पल पर। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई टुक रेस्ट व्हेन शी अराइव्ड। इतनी चीज पर ध्यान देना, मैंने यहां पर हैड टेकन का एक ऑप्शन दिया, हैड टेकन। तीसरा ऑप्शन दिया मैंने
टेकिंग का। 3 ऑप्शन मैंने दिए, बच्चों से पूछा कि कौन सा वाला सही होगा। किसी ने कोई बताया, किसी ने कोई बताया, ज्यादातर बच्चों ने टुक बताया। हैड टेकन और टेकिंग पर उन्होंने दिमाग ही नहीं लगाया, और जिसने लगा भी लिया तो वो ये नहीं बता पाया कि कौन सी वाली सिचुएशन, कौन सी वाली कंटेक्स्ट किस मीनिंग में सही होगी, किस मीनिंग में वो गलत होगी। चलो मैं क्लियर करता हूं अभी आपको गहराई से। मैं वो चीजें बताऊंगा जो आपके रूल रेगुलेशन कवर ही नहीं कर पाते हैं, नैरो पड़ जाते हैं, वो छोटे पड़ जाते हैं। देखो, ये वो पॉइंट है जिस पर आपने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट टाइम, इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट टाइम। यही 1 सेकंड प्रेजेंट होती है, इतनी बात तो क्लियर। ये वो पॉइंट होगा, कंसीडर करना है, हमें नहीं पता कहां होगा, लेकिन जहां भी होगा होगा तो यही पॉइंट, व्हेन शी अराइव्ड, ये वो पॉइंट होगा व्हेन शी अराइव्ड। अब इस पॉइंट पर अगर हम इंडेफिनिट स्टेट वाले एक्शन को ले, पहले सिनेरियो को लें, तो इंडेफिनिट स्टेट वाला एक्शन यहां पर हुआ, टुक रेस्ट, आई लिख देता हूं, आई टुक रेस्ट। व्हेन शी अराइव्ड आई टुक रेस्ट। क्या है इसका मतलब? भाई इस पॉइंट को रिफर किया है ना आपने, ये एक ही पॉइंट तो है। मान लेते हैं कि ये 6 बजे का टाइम है, 6 बजे का टाइम है, 6 PM, तो 1 सेकंड का तो टाइम होगा ये, 6:0:0 का तो टाइम होगा। तो व्हेन शी अराइव्ड आई टुक रेस्ट, तो ये 1 सेकंड के टाइम पे ये एक्शन एग्जिस्टेंस में रहा होगा, ये वर्ब एग्जिस्टेंस में रही होगी। तो क्या 1 सेकंड में रेस्ट ले लिया होगा उसने? पहली चीज तो ये सोचिए आप, क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है 1 सेकंड में रेस्ट लेना? नहीं है। अगर इस पॉइंट पर हम कहें कि उसने ये रेस्ट ले लिया, तो रेस्ट अगर ले लिया तो रेस्ट लेने का काम हुआ कंप्लीट, और जब रेस्ट लेने का काम हुआ कंप्लीट, फिर तो आप इसको हैड टेकन रेस्ट बनाना चाहिए था, फिर तो ये वाली सिचुएशन सही हो जाती। दूसरी कंडीशन में पहुंच गए, इस पे बाद में बात करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ये कह रहे हो कि इस सेकंड पर उसने रेस्ट ले लिया, तो रेस्ट लेने का काम हो गया कंप्लीट, और जब काम का कंप्लीशन हो गया तब तो आपको परफेक्ट स्टेट यूज करनी चाहिए, तो आपने परफेक्ट स्टेट यूज कर दी। तो आप ये किस सिनेरियो में, ये किस सिचुएशन में यूज कर रहे थे भाई? और ये सही है। कितने सेंटेंसेस आपने लिखे हुए देखे होंगे। देखो, हैड टेकन रेस्ट के बारे में बता दूं, हैड टेकन रेस्ट लगाया जाएगा कि अगर रेस्ट को लेने का काम जो है कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हुआ इस पॉइंट पर, लेकिन स्टार्ट यहां कहीं हुआ होगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं यहां स्टार्ट हुआ, ठीक है ठीक है, आपकी सुन लेते हैं, मान लेते हैं यहां स्टार्ट हुआ होगा, यहां स्टार्ट हुआ होगा, चला होगा, कंप्लीट यहां हुआ होगा, स्टार्ट यहां हुआ, यहां चला, लेकिन चूंकि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर है, और इस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ उसका कंप्लीशन हुआ है, तो हमने हैड टेकन से उसका कंप्लीशन दिखा दिया। हमारा कब चला, कब स्टार्ट हुआ, कितना चला, इस पर हमारा फोकस नहीं है, क्योंकि हमने उसका टाइम मेंशन नहीं किया। हमने टाइम मेंशन किया है सिर्फ इस पॉइंट का, और इस पॉइंट पर चूंकि सिर्फ इसका कंप्लीशन ही हुआ है, तो हमें कंप्लीशन दिखाना पड़ा। ये हो गया हैड टेकन रेस्ट के बारे में। ये कंडीशन के, ये कंटेक्स्ट या ये वर्ब की स्टेट, इंडेफिनिट स्टेट आप किस सिचुएशन में, किस मीनिंग में यूज कर रहे थे भाई? 1 सेकंड के लिए रेस्ट ले लिया क्या उसने, या एक ही सेकंड में, इसी सेकंड पर रेस्ट लेना शुरू किया, इसी सेकंड पर खत्म कर दिया उसने? क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है? तो बोलते क्यों इस सेंटेंस को? ये सेंटेंस बोला इसलिए जाता है क्योंकि इंडेफिनिट स्टेट इस सिनेरियो में, इस कंटेक्स्ट में रिप्रेजेंट करती है एक्शन के स्टार्ट होने को। अगर मैं इंडेफिनिट स्टेट यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने यहां पर रेस्ट लेना शुरू किया। When she arrived, I started to take rest. ये है इसका एक्चुअल मतलब। यहां पे साइड में वो लिख देता हूं, ये बात छाप लो दिमाग में कि अगर आप यहां पर इस पॉइंट पर इंडेफिनिट स्टेट यूज कर रहे हैं, तो यहां पे रेस्ट लेने की जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट होगी। स्टार्ट यहां पर होगी, चलेगी कुछ टाइम को, या हो सकता है 2 मिनट चले या 5 मिनट चले, उससे हमें मतलब नहीं है, और खत्म भी हो जाएगी यहां कहीं। हमारा फोकस इस चलने पे और इस खत्म होने पे नहीं है, हमारा फोकस है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर ये इंडेफिनिट स्टेट अगर हम दिखा रहे हैं, तो इस पॉइंट पर ये एक्शन स्टार्ट होगा,
हुआ होगा, हुआ, कुछ भी समझ लो, पास्ट की बात चल रही है। तो मैं लिख सकता हूं व्हेन शी अराइव्ड आई स्टार्टेड टू टेक रेस्ट। देख लेना कहीं किसी किताब में रूल लिखा मिल जाए, तो कहीं नहीं मिलेगा। ये बेसिक ऑब्जर्वेशंस है, ये दिमाग लगा के चीजें सामने आती हैं। इसलिए मैं जो रूल रेगुलेशन से इंग्लिश को पढ़े जाने वाली अप्रोच है उसको बहुत ही नैरो और लिमिटेड मानता हूं। वो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही करवा देगी, लेकिन एक दो क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। और कंपटीशन में अगर आप एक भी क्वेश्चन में फंस गए, दो क्वेश्चन में ही फंस गए, तो आप कंपटीशन से बाहर समझिए आपको, खुद को। इसलिए बच्चे 4-4 5-5 साल तक लगे रहते हैं, चीजें क्लियर नहीं होती। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी प्रेफरेंस है। मेरी प्रेफरेंस, मेरी समझ ये है कि जब ये वाला एक्शन हुआ या जब ये पॉइंट आया, इस पॉइंट पर अगर हम इंडेफिनिट स्टेट को दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहां पर रेस्ट लेना शुरू किया होगा। मतलब इंडेफिनिट स्टेट इस कंटेक्स्ट में दिखाती है एक्शन के स्टार्ट होने को, और एक्शन अगर इस पॉइंट पर कंप्लीट हो गया फिर तो हम परफेक्ट स्टेट में बनाते हैं। ये हो गया दोनों में डिफरेंस। इंडेफिनिट कब यूज करेंगे, परफेक्ट कब यूज करेंगे। अब कंटिन्यूअस के बारे में समझ लेते हैं। कंटिन्यूअस का कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है कि हम ये कहना चाह रहे हैं, वाज टेकिंग, देखो लगाना भूल गया मैं, तुम्हारे चक्कर में गलती कर देता हूं। वाज टेकिंग हम तब लगाएंगे जब हम दिखा रहे हो, देखो कंटिन्यूअस स्टेट क्यों यूज करते हैं, कंटिन्यूअस स्टेट यूज करते हैं किसी भी वर्ब की गोइंग ऑन नेस को दिखाने के लिए, गोइंग ऑन नेचर को दिखाने के लिए कंटिन्यूअस स्टेट का यूज किया जाता है। टाइम का रेफरेंस दे रहे हैं हम इस वाले का, टाइम का अगर हम ये वाले का रेफरेंस दे रहे हैं 6 बजे का, या इस पॉइंट का, इसको पॉइंट ही कंसीडर करो, इस पॉइंट का अगर हम कंसीडर रेफरेंस दे रहे हैं तो इस पॉइंट पर ये रेस्ट को लेने वाली जो एक्टिविटी है, टेकिंग रेस्ट वाली, ये गोइंग ऑन है। गोइंग ऑन का मतलब चल रही है। अच्छा, चल रही है इस पॉइंट पर, लेकिन स्टार्ट तो यहां कहीं होगी, यहां कहीं स्टार्ट हुई होगी, यहां स्टार्ट हुई, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, यहां पर भी चली रही है। यही तो हुआ होगा। रियलिस्टिकली जाओ ना, देखो लैंग्वेज का, रियलिटी में लैंग्वेज का अगर कोई मीनिंग नहीं है तो भी वो गलत है। कोई भी लैंग्वेज हो या किसी भी लैंग्वेज में कोई सेंटेंस हो, अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए ही बोला जाता है। अगर वो मीनिंगफुल नहीं है तो उसकी ग्रामर की स्ट्रक्चर कितनी भी सही हो, कितने भी आप रूल रेगुलेशन लगा लो, अगर वो मीनिंगफुल नहीं है तो वो भी गलत ही मानी जाएगी, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इतनी बात भी आप समझ के चलिए। मेरे कहने का मतलब है कि कंटिन्यूअस स्टेट से हम दिखाते हैं वर्ब के गोइंग ऑन नेचर को। हमने इस पॉइंट को रिफर किया है, इस पॉइंट पर हम गोइंग ऑन नेचर को दिखा रहे हैं इस वर्ब के। ठीक है, गोइंग ऑन यहां पर होगी, लेकिन स्टार्ट तो यहां कहीं हुई होगी, स्टार्ट हुई, चल रही है, चल रही है, इस पॉइंट पर गोइंग ऑन है, खत्म नहीं होगी यहां, अभी और चलेगी। अगर यहां खत्म हो जाती तो फिर परफेक्ट स्टेट में ले जाते इसको। यहां खत्म नहीं होगी, चलेगी। हो सकता है 1 सेकंड बाद खत्म हो जाए, हो सकता है 2 सेकंड बाद खत्म हो जाए, लेकिन इस पॉइंट पर खत्म नहीं होगी। इस पॉइंट पर खत्म हो जाती तो फिर परफेक्ट स्टेट में ले जाते, या परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर ड्यूरेशन का टाइम दिया होता तो। कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पर खत्म नहीं होगी, आगे कहीं जाके खत्म होगी। लेट्स कंसीडर कि यहां खत्म हुई। अब देखो, ये जो कंटिन्यूअस स्टेट के एक्शन होते हैं या कंटिन्यूअस स्टेट की वर्ब होती है, इनके बारे में मैंने बताया था, ये टाइम टेकिंग एक्शन होते हैं। टाइम लिया उसने, यानी कि ये एक ड्यूरेशन के लिए वैलिड होते हैं, तो एक ड्यूरेशन के लिए वैलिड है। और जिस पॉइंट को हमने बताया है, जिस पॉइंट को हमने मेंशन किया है, रिफर किया है, या जिस टाइम को हमने मेंशन किया है, रिफर किया है इस क्लोज के द्वारा, उस पॉइंट पर ये गोइंग ऑन भी है। तो इस तरह के कंटेक्स्ट को, इस तरह के मीनिंग को दिखाने के लिए हम कंटिन्यूअस स्टेट का यूज करते हैं। तो इंडेफिनिट हो गई, परफेक्ट हो गया, पर कंटिन्यूअस हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में थोड़ा सा अलग से बताऊंगा, क्योंकि उसमें एक टाइम फ्रेज और लग जाती है मेन क्लोज के साथ। इसके होने के साथ साथ एक टाइम फ्रेज और लग जाती है, उसके बारे में डिटेल में बाद में अलग से चर्चा करेंगे। एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं यहां पर, जो कि आपके रूल रेगुलेशन कवर नहीं करेंगे, मैं जानता हूं। जब ये वाला एक्शन हुआ, व्हेन शी अराइव्ड, या ये वाला पॉइंट आया, तो ये वाली प्रोसेस गोइंग ऑन थी, रेस्ट को लेने वाली, लेकिन ये चल तो पहले से रही थी। क्लियर है, बता चुका हूं। अब जो चीज पहले से चल रही हो,
फिर ये पॉइंट आया, तो जो पहले से चलने वाली चीज है या पहले से चलने वाली प्रोसेस है, पहले से चलने वाली एक्टिविटी है, या कोई वर्क पहले से एग्जिस्टेंस में है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, तो हम उसे कहते हैं बैकग्राउंड एक्शन। कि जब ये हुआ तो बैकग्राउंड में एक एक्शन चल रहा था, मतलब जब वो व्हेन शी अराइव्ड तो बैकग्राउंड में एक और था एक्शन जो चल रहा था। इस बैकग्राउंड एक्शन को बताने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का या वर्ब के पास्ट में कंटिन्यूअस स्टेट का यूज करते हैं इस बैकग्राउंड एक्शन को दिखाने के लिए कि जब ये पॉइंट आया तो बैकग्राउंड में पीछे से कुछ पहले से चल रहा था। ये चीजें जो है बेसिक है इंडेफिनिट स्टेट के, परफेक्ट स्टेट के या कंटिन्यूअस स्टेट के बारे में जब हम उसको पास्ट के सिनेरियो में, पास्ट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं व्हेन को, व्हेन टाइम कंजंक्शन को प्रेजेंट की सिचुएशन में। अभी मैंने आपसे कहा था कि आइए ले चलते हैं व्हेन को प्रेजेंट के सिनेरियो और प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि व्हेन कंजंक्शन के द्वारा या व्हेन क्लोज के द्वारा प्रेजेंट के कंटेक्स्ट को दिखाया ही नहीं जा सकता, यह दिखाने की जरूरत ही नहीं है। भाई प्रेजेंट का टाइम वही टाइम तो है जो रिपोर्ट टाइम है। अब जिस टाइम पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस टाइम पे आप बोल रहे हैं, जिस टाइम पे आप कुछ लिख रहे हैं, उस टाइम को बताने की जरूरत क्या है? टाइम को बताने की जरूरत ही तब पड़ती है जब वो पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, आगे का हो या पीछे का हो। तो कहने का मतलब है प्रेजेंट के पॉइंट को तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तो व्हेन क्लोज का प्रेजेंट के पॉइंट को बताने के लिए कोई यूज ही नहीं है। व्हेन के साथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लोज लिखी जाती है वो फ्यूचर का एक शेड्यूल्ड एक्शन होता है, वो फ्यूचर के टाइम को रिफर करती है। तो आइए चलते हैं फ्यूचर की ओर। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई विल कम होम व्हेन आई फिनिश वर्क। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस से सिंपल सिंपल सिचुएशंस को समझेंगे। ठीक है, चलते हैं टाइमलाइन पर। ये हो गया आपका रिपोर्ट टाइम। बाय डिफॉल्ट यही प्रेजेंट का टाइम होता है। इसके बाद सारा टाइम फ्यूचर का है। अब देखो व्हेन क्लोज में मैंने लगाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा मैं दिखाता हूं फ्यूचर के टाइम को या फ्यूचर के शेड्यूल्ड एक्शन को। अब कहीं पर ये पॉइंट होगा, ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं यहां पर ये पॉइंट होगा व्हेन, ये पॉइंट है व्हेन आई फिनिश वर्क। इस पॉइंट पर ये वाला एक्शन होगा, यानी कि आई विल कम होम वाला एक्शन इस पॉइंट पर होगा। क्या लिखूं यहां पर, ये लिख देता हूं, आई विल कम होम। ठीक है, रियलिटी में लेके चलते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन में लेके चलते हैं सेंटेंस को। बातें देखो किस तरह से क्लियर करेंगी। 6:10 पे 15 सेकंड पे अगर मेरा काम खत्म हुआ तो क्या 6:10 15 सेकंड पे ही मैं घर आ जाऊंगा? क्या जिस सेकंड पे काम खत्म होगा उसी सेकंड पे मैं घर आ जाऊंगा? क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है? बट थोड़ा तो टाइम गैप होता ही है ना। आपका ऑफिस चाहे आपके घर के सामने हो, चाहे आपका घर नीचे हो, घर की छत पे आपका ऑफिस हो, लेकिन 1-2 सेकंड का टाइम तो लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम गैप तो रहेगा ही ना। कहने का मतलब है कि आपने अगर इस पॉइंट पे खत्म किया तो उसी पॉइंट पर आप घर कैसे आ गए? और अगर उस पॉइंट पर आपका घर आने का काम हो गया तो इसका मतलब तो ये कंप्लीट माना जाना चाहिए। और अगर इसको कंप्लीट माना जाना चाहिए तो फिर तो इसको आई विल हैव कम लिखना चाहिए। फिर तो ये परफेक्ट स्टेट का सिनेरियो हो गया, फिर तो ये इंडेफिनिट में रहा ही नहीं। फिर इंडेफिनिट स्टेट के द्वारा क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे आप? अभी मैंने आपको बताया था इंडेफिनिट स्टेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है किसी एक्शन का स्टार्ट होना, किसी प्रोसेस का स्टार्ट होना। कहने का मतलब यहां पर ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये जब ये पॉइंट आएगा या जब ये पॉइंट होता है व्हेन आई फिनिश वर्क आई विल स्टार्ट टू कम होम, उसी पॉइंट पर मैं घर जाने की प्रोसेस को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है,
इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई है तो परफेक्ट के स्टेट, क्या परफेक्ट के स्टेट को, परफेक्ट के सिनेरियो को यहां पर बना सकते हैं, ले सकते हैं? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ये देखिए क्या परफेक्ट का स्टेट यहां पर पॉसिबल है। व्हेन आई फिनिश वर्क आई विल हैव कम होम का मतलब क्या है, मेरा घर आने का जो काम है वो यहां पर कंप्लीट हो गया। अच्छा, कंप्लीशन यहां पर हुआ है लेकिन ये चल पहले से रहा होगा, यहाँ स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ चला होगा। मैं तो काम कर रहा था, मैं घर आने की प्रोसेस में कहा था। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपका काम ऐसा हो कि आप घर जाते जाते भी कर लेते हो, जैसे आप घर पहुंचे आपका काम भी खत्म हो गया, तो उस कंटेक्स्ट में ये पॉसिबल भी है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जिस पॉइंट पर मेरा काम खत्म हुआ, व्हेन आई फिनिश वर्क, उसी पॉइंट पर मेरे घर आने का काम कंप्लीट हुआ, तो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम, काम खत्म होने में और घर आने में थोड़ा तो टाइम गैप होता ही है, थोड़ा तो टाइम। एक बच्चे, मैं यही सब समझा रहा था, एक बच्चे ने कह दिया कि सर क्या पता वर्क फ्रॉम होम चल रहा हो। अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तब तो ये पूरे सेंटेंस को बोलने का औचित्य ही खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो गया, ये बोल ही क्यों रहे हो फिर? आप तो ऑलरेडी घर पे ही हो, फिर तो सारी बात मीनिंगलेस हो गई। मेरे कहने का मतलब है कि परफेक्ट स्टेट यहां पर पॉसिबल नहीं है। परफेक्ट स्टेट यहां पर इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जिस पॉइंट को आपने रिफर किया है उस पॉइंट पर आपके इस एक्टिविटी का कंप्लीशन पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा काम है कि घर आते आते भी कर सकते हो तो ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव भी है, फिर वो कंटेक्स्ट थोड़ा चेंज होगा। रूल रेगुलेशन इसी कंटेक्स्ट को तो नहीं पकड़ पाती हैं, वो एक जनरल कंटेक्स्ट में बात करती हैं। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कंटेक्स्ट आपके सामने रख दिया जाए या इस तरह का सेंटेंस रख दिया जाए तो आप आई विल हैव कम होम लिख के इसको सही मान लोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले क्लोज का या इस वाली क्लोज का, किसी भी क्लोज का एक सब्जेक्ट चेंज कर दो, आपने यहां पर शी कर दिया, ये यहां पर शी कर दिया, तो अब ये पॉसिबल है। आई आई विल हैव कम होम व्हेन शी फिनिश वर्क, क्योंकि अब दोनों के सब्जेक्ट और डूअर चेंज हो गए। भाई वो जिस पॉइंट पर व्हेन शी, मान लिया कि व्हेन शी फिनिश वर्क, इस पॉइंट पर उसने ये काम खत्म किया, तो मैं पहले सी प्रोसेस में था, मैं घर आ रहा था, मैंने इस पॉइंट पर अपने घर आने का काम कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह के सिनेरियो को कवर करता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट को हमने रिफर किया है उस पॉइंट पर हम कंप्लीशन दिखाना चाह रहे हैं। एक्शन पहले स्टार्ट हुआ होगा, चल रहा होगा, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, मतलब है हमें इस पॉइंट से, इस पॉइंट पर हमने कंप्लीशन दिखाना है। अगर हम इंडेफिनिट स्टेट यूज कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट स्टेट यूज कर रहे हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब है कि इस पॉइंट पर ये घर आने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। इतना बेसिक डिफरेंस होता है। क्या हम यहाँ पे कंटिन्यूअस लगा सकते थे? और देखो कंटिन्यूअस के कंटेक्स्ट में भी यही सिचुएशन आएगी। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर विल बी कमिंग, तो इसका मतलब व्हेन आई फिनिश वर्क, कमिंग वाली प्रोसेस गोइंग ऑन है। यहाँ पर कमिंग वाली प्रोसेस अगर गोइंग ऑन है तो चल तो पहले से ही होगी। तो मैं काम कर रहा था या मैं काम को खत्म कर रहा था या मैं घर आ रहा था, है ना? टिपिकल है ना, मतलब थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लग रहा ना, है भी नहीं। हाँ, कोई अगर ऐसा काम है कि घर जाते जाते भी कर सकते हो तो पॉसिबल भी है। तो इस तरह की चीजें सोचकर आप चलेंगे तो आप पता लगा पाएंगे कि किस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं ये स्टेट। एक स्टेट है कि जो इंडेफिनिट स्टेट जिसे हम कह रहे हैं, वो यहाँ पर इस पॉइंट पर एक्शन के स्टार्ट होने को, अगर हमने कंप्लीशन बना दिया तो मतलब एक्शन यहाँ पर खत्म हुआ होगा। अगर हम गोइंग ऑन दिखा रहे हैं तो गोइंग ऑन का मतलब वो यहाँ पर जारी है, गोइंग ऑननेस के नेचर में है, गोइंग ऑन की स्टेट में है, चल वो पहले से रहा होगा। ठीक है, इतनी चीजें हो गई फ्यूचर
में व्हेन क्लोज किस तरह से इंटरेक्ट करती है, किस तरह से बिहेव करती है, किस तरह से सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर को हमें बदलना पड़ता है, वर्ब की कौन सी स्टेट को हम किस सिचुएशन में प्रीफर करेंगे। ये बेसिक चीजें आपने समझ ली। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस स्टेट को बताने के लिए एक सेंटेंस और आपको दे देता हूं, एक एग्जाम्पल और आपके सामने रख देता हूं ताकि चीजें आपके सामने अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ये सेंटेंस मैंने लिखा, दे विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू अराइव। ये सेंटेंस लिखकर मैं आपको ले गया टाइमलाइन पर। चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं टाइमलाइन पर, टेंस से रिलेटेड। ठीक है, ये वो टाइम है जहां पर आपने सेंटेंस को लिखा या किसी से कहा, रिपोर्ट टाइम। इसी को मैं कहता हूं प्रेजेंट टाइम। ठीक है, व्हेन यू अराइव, प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्हेन क्लोज लिखी हुई है, टाइम क्लोज लिखी हुई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिफर करते हैं हम, ये एक शेड्यूल एक्शन होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिफर करते हैं हम फ्यूचर के किसी पॉइंट को। मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है व्हेन यू अराइव। अब यहां पर हमने लगा क्या रखा है, कंटिन्यूअस स्टेट। बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस स्टेट के बारे में बताती है, ये मैं बता चुका हूं वर्ब चैप्टर में। कंटिन्यूअस स्टेट रिफर करती है वर्ब के गोइंग ऑन नेचर को। गोइंग ऑन नेचर का मतलब है कि इस पॉइंट पर गोइंग ऑन है ये एक्शन, या गोइंग ऑन रहा होगा ये एक्शन, कुछ भी कह लो। अगर यहां पर गोइंग ऑन है, देखो चल तो यहां रहा है, गोइंग ऑन तो यहां है, लेकिन स्टार्ट तो पहले हुआ होगा। कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं यहां कहीं स्टार्ट हुआ होगा। चलो ठीक है, आपकी सुन लेता हूं इस बार। यहां स्टार्ट हुआ होगा, यहां स्टार्ट हुआ होगा, चल रहा होगा। यहां पर हमने इसको टाइम के द्वारा बताया कि यहां पर ये गोइंग ऑन है। चलिए पहले भी रहा होगा और कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ होगा। जहां ये स्टार्ट हुआ है वहां से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां का टाइम हमने नहीं दे रखा। जहां ये इतना प्रोसेस चला वहां से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां का टाइम हमने नहीं दे रखा। हमने टाइम दे रखा है सिर्फ इस पॉइंट का, तो हमारा फोकस है सिर्फ इस पॉइंट पर, इसके गोइंग ऑन होने पर, इस पॉइंट पर इसका गोइंग ऑन नेचर को दिखाने पर ही हमारा फोकस है। अच्छा, ये एक्शन यहाँ रुकेगा नहीं, यहाँ रुक जाता तो फिर तो कंप्लीट माना जाता, फिर तो परफेक्ट स्टेट में बनाते। ये एक्शन यहाँ कहीं बाद में जाके रुकेगा, चाहे 1 सेकंड बाद रुके, चाहे 2 सेकंड बाद रुके, चाहे यहां जाके रुके, कहीं भी रुके, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम बनाते हैं कंटिन्यूअस स्टेट से। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्योंकि टाइम हमने फ्यूचर का दे रखा था। ऐसी सिचुएशन मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाई थी। तो समराइज करके मैं आपको ये बता देता हूं कि इंडेफिनिट स्टेट अगर हम इस कंटेक्स्ट में दिखाते हैं, चाहे हम पास्ट इंडेफिनिट दिखाएं या फ्यूचर इंडेफिनिट दिखाएं, इधर को इंडेफिनिट स्टेट रिप्रेजेंट करती है उस एक्शन के, उस वर्ब के स्टार्ट होने की प्रोसेस को, कि इस पॉइंट पर ये वर्ब, ये एक्शन स्टार्ट हुआ होगा। फ्यूचर परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के द्वारा हम बताते हैं कि इस पॉइंट पर इस एक्शन का कंप्लीशन हुआ होगा, एक्शन पहले स्टार्ट हुआ होगा, चला होगा पहले से। कंटिन्यूअसली अगर हम दिखाते हैं, कंटिन्यूअस स्टेट हम दिखाते हैं, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस में हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस के द्वारा हम बताते हैं वर्ब के गोइंग ऑन नेचर को। इस पॉइंट पर वर्ब गोइंग ऑन नेचर में थी, चल रही थी, लेकिन स्टार्ट वो पहले हुई होगी, कुछ टाइम के लिए चली होगी, और उस पॉइंट पर हम गोइंग ऑन नेचर को बता रहे हैं। इतनी बात जो है आपको अगर क्लियर हो गई है, तो अब मेरी इंफॉर्मेशन को, अगली इंफॉर्मेशन को पकड़ के दिखाओ। क्या आपने ये ऑब्जर्व किया कि अभी तक हमने व्हेन क्लोज में या व्हेन कंजंक्शन के द्वारा जो क्लोज लिखी गई है टाइम को बताने के लिए, जिसको हम टाइम क्लोज कह रहे हैं, उस टाइम क्लोज में या तो मैंने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया या फिर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया। पास्ट इंडेफिनिट का यूज जब मैंने व्हेन क्लोज में किया तो मैंने पास्ट के पॉइंट को रिफर किया और फिर उस पॉइंट पर मैंने वर्ब की अलग अलग स्टेट को बताया कि किस कंटेक्स्ट में किस मीनिंग के साथ क्या स्टेट हो सकती है। इंडेफिनिट का क्या मतलब है, परफेक्ट का क्या मतलब है, कंटिन्यूअस का क्या मतलब है। उसी तरह से जब मैंने व्हेन क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करके फ्यूचर के पॉइंट को रिफर किया, उस पॉइंट पर भी मैंने वर्ब की अलग अलग स्टेट, वर्ब के अलग अलग नेचर को बताया कि इंडेफिनिट का क्या मतलब होगा, परफेक्ट का क्या मतलब होगा, कंटिन्यूअस का क्या मतलब होगा। लेकिन दोनों ही केसेस में, व्हेन क्लोज में या व्हेन कंजंक्शन के द्वारा, मैंने एक पॉइंट को रिफर किया। यहां भी एक पॉइंट को रिफर किया था, यहां भी एक पॉइंट को रिफर किया था।
क्या कंटेक्स्ट होगा, क्या मीनिंग होगा, क्या सिचुएशन होगा, क्या स्ट्रक्चर होगी, किस तरह से वर्ब की स्टेट काम करेगी, अगर हम व्हेन क्लोज में एक पॉइंट को रिफर ना करके एक ड्यूरेशन को रिफर करें तो। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना कि व्हेन जो है टाइम और ड्यूरेशन दोनों का रेफरेंस दे सकता है, दोनों को मेंशन कर सकता है। तो ये तो हो गई पॉइंट के बारे में बातें। अगर हम व्हेन क्लोज से या व्हेन कंजंक्शन के द्वारा एक ऐसी क्लोज लिखें जो किसी पॉइंट को रिफर ना करके किसी ड्यूरेशन को रिफर करे, तो उस कंटेक्स्ट में क्या मीनिंग होगा, क्या सिचुएशन होगी, क्या सेंटेंस की स्ट्रक्चर रहेगी, वर्ब की क्या स्टेट होगी, इसी सब पे बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में इन्हीं सब चीजों पर डिस्कशन किया जाएगा। आज के लिए थैंक यू।